अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। रोमाटोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है ऑटो इम्यून डिजीजेज। ऑटो इम्यून डिजीजेज में जो सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम में आती है, वैसे रियर डिजीज है, वैसे इतनी कॉमन नहीं है लेकिन रियर डिजीज है। एग्जाम में आप लोगों के SCQs और MCQs उसमें से लाजमी होता है हर साल ही, तो इसलिए मैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक को थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ाऊंगा। आप लोगों की कंसंट्रेशन भी मुझे चाहिए, जल्दी जल्दी लाइव हो जाए। मैं देख रहा हूँ आप लोगों की। जी लाइव हो गए आप लोग, तो हम फिर शुरू करें अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके गुड। अच्छा, आज डिजीज पढ़ेंगे उसका नाम है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, SLE, जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग कहते हैं SLE। तो आज हम SLE पढ़ेंगे। नॉट वेरी कॉमन डिजीज, इट इज रेयर डिजीज। ये जो अफ्रो-कैरेबियन है उनमें और एशियन में ही होती है, और इसके अलावा ये देखा जाए तो ये फीमेल में ज्यादा होती है। मैंने पहले भी बताया था ऑटो इम्यून डिजीज जितनी भी हैं फीमेल में ज्यादा हैं, और क्योंकि फीमेल जो होती है अपनी दुश्मन खुद होती हैं। तो आज हम ये SLE इनकी जब पढ़ते हैं तो फीमेल मेल रेशियो जो होती है, ये ऐसे समझे 90% फीमेल होती है, 10% मेल होते हैं। 9:1 की रेशियो है, बिग रेशियो। मतलब आप ये फीमेल में ही डिसऑर्डर देखेंगे, मेल वेरी रेयर। आप मैंने भी अपनी रेजिडेंसी के दौरान 1-2 ही पेशेंट देखा है, तो ये फीमेल में ज्यादा होता है। अब ये चलते हैं कि इसके अलावा ये क्योंकि 0.22% या कहीं जो है ये 0.3% है, उससे ज्यादा इसकी अक्रेंस भी नहीं है। अब चलते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर क्या है, व्हाट इज इट्स क्लिनिकल क्राइटेरिया, उसके बाद इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं, अभी डिस्कस करने लगे हैं। जल्दी जल्दी लाइव हो जाए आप लोग। सबसे पहले SLE की हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी, लेकिन ये कोई एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को केस समझने में। ऑटो इम्यून, मैं अभी कह रहा था कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनते हैं, इम्यून कम्प्लेक्स बनते हैं, जहां भी डिपॉजिट होंगे वहां डिस्ट्रक्शन करेंगे। और भी काफी सारी इसकी हाइपोथेसिस है, लेकिन whatever the cause, at the end क्या है, इम्यून कम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, और ये वेसल में जाएगा तो वेस्कुलाइटिस कर देगा। अब इसी तरह जैसे वेस्कुलाइटिस होगी तो रेनॉल्ड फिनोमिना होगा। ये आगे क्लिनिकल फीचर में मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ रेनॉल्ड फिनोमिना क्या होता है। और अभी मैंने पिक्चर भी शेयर की थी SLE की उसमें ग्रुप में, वो भी देखें किस तरह का, वो कौन सा रैश था, वो भी मैं अभी बताता हूँ। अच्छा जी, मैंने पैथोफिजियोलॉजी कम्प्लेक्स बताया कि इम्यून कम्प्लेक्स बनता है एंटीजन एंटीबॉडीज का, और ये आर्गन में जाके डिपॉजिट होता है और उस आर्गन को डैमेज कर देगा। आइए चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं। जब क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे तब हमें इसका ये एक, उससे पहले उसके साथ साथ हमें क्लिनिकल क्राइटेरिया पढ़ लेना चाहिए। क्लिनिकल क्राइटेरिया में रेनॉल्ड फिनोमिना नहीं आता। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेजेंटेशन करती है, इसकी प्रेजेंटेशन होती है पॉलीआर्थराइटिस, आर्थ्रैल्जिया, फीवर, और इसके अलावा अगर फ्लेयर ऑफ डिजीज है तो लो ग्रेड या स्मॉल लिम्फेडिनोपैथी भी हो सकती है फ्लेयर ऑफ डिजीज में। वैसे क्या होगा, एर्थेल्जिया होता है, बॉडी एक्स होते हैं और फीवर होता है, और ये कांस्टेंट रहता है। मेडिसिन लेता है पेशेंट फिर भी ठीक नहीं होता। इसके अलावा मैंने रेनॉल्ड फिनोमिना बताया। रेनॉल्ड फिनोमिना इज नॉट ओनली द फीचर ऑफ SLE, ये सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में भी होता है और ऑटोइम्यून डिजीज में भी हो सकता है। ये होता है सेकेंडरी। प्राइमरी रेनॉल्ड फिनोमिना भी आप लोग पढ़ेंगे, बर्जर डिजीज होती है। इसी तरह ये वो मेल्स में ज्यादा होता है। अगर 25 के बाद है तो सेकेंडरी सोचें, फीमेल के अंदर है तो सेकेंडरी सोचें, और फैमिली हिस्ट्री ना हो
रिनार्ड फिनोमिना की फैमिली हिस्ट्री है, उसके बाप दादा को होता था रिनार्ड फिनोमिना तो बच्चे को भी होगा, तो फैमिली हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। रिनार्ड फिनोमिना क्या होता है कि कोल्ड चीज़ के अंदर हाथ डालते हैं तो उसके जो है ना क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, क्योंकि वेस्कुलाइटिस होगा और उसके बाद उसकी जो है वेसल के अंदर जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, पेल हो जाएगा, फिर ब्लूइश होगा, इसी तरह ब्लैक होता जाएगा, आखिर पे उसको क्या हो जाएगा, उसकी ये जो अल्सरेशन हो जाती है, ये अल्सर बन जाती है। ये सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में आप लोग ये बहुत ज़्यादा देखेंगे, इसमें एसएलई में कम है। लेकिन ऑटोइम्यून सारी डिजीज के फीचर मिलते जुलते होते हैं। जब भी आप ऑटोइम्यून स्क्रीन रूल आउट करते हैं हिस्ट्री में, जब पूछना होता है पेशेंट से, ये भी पूछना होता है कि ठंडे पानी में हाथ या कपड़े धोने से आपके ये जो है लाल पीले तो नहीं हो जाते या इसी तरह नीले तो नहीं हो जाते, ये रिनार्ड फिनोमिना के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं। इसी तरह जॉइंट्स पेन है और फीवर है, ये सब ऑटोइम्यून डिजीज का ये एक समझे के फीचर है, तो हम स्क्रीनिंग करते हैं। अब आइए हम क्लिनिकल करें। अच्छा, जीआई में भी होते हैं सिम्टम जो कि क्लिनिकल क्राइटेरिया में नहीं इन्वॉल्व, वो मैं पहले बता रहा हूँ, उसके बाद मैं क्लिनिकल क्राइटेरिया बताऊंगा। जो मेन चीज आज मैंने बतानी है जिसकी बेस पे आप डायग्नोसिस बनाएंगे। अच्छा, जीआई में जब वेस्कुलाइटिस होगी मेसेंटेरिक आर्टरी की, तो वहाँ क्या होगा, इस्कीमिया हो जाएगा और अब्डोमिनल पेन के साथ भी पेशेंट आ सकता है, परफोरेशन भी हो सकती है इवन। और ठीक है, अब चलते हैं हम क्लिनिकल क्राइटेरिया ऑफ एसएलई। मैं कहता हूँ सारे बच्चे जो भी सुन रहे हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट, क्लिनिकल क्राइटेरिया आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मैं अभी याद करवा देता हूँ। अच्छा, ये डिजीज जो है, जो ऑटोइम्यून डिजीज, ये एसएलई जो है, ये स्किन को ज्यादा इन्वॉल्व करती है और जॉइंट्स को ज्यादा इन्वॉल्व करती है, लेकिन ये किसी सिस्टम को छोड़ती नहीं है। आइए आप देखते हैं कि क्लिनिकल क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 इज स्किन का क्राइटेरिया। अगर देखें तो मैलर रैश। अच्छा जी, रेड एरिथमेटस रैश होते हैं, लेकिन नेजोलेबियल फोल्ड को स्पेयर करते हैं, जिस तरह मैंने पिक्चर शेयर की है। ये रेज्ड होते हैं, पेनफुल भी हो सकते हैं, इची भी हो सकते हैं और रेड होते हैं और नेजोलेबियल फोल्ड को स्पेयर करेंगे। ये होंगे एसएलई के मैलर रैश। अब डिस्क्वायर्ड रैश, वो भी पैची होते हैं। डिस्क्वायर्ड रैश, हाइपरकेराटोसिस उसमें होती है ज्यादा उसकी, और फॉलिकुलर प्लगिंग होती है, लेकिन ये रैश जो है वो पैची होते हैं। मैलर रैश, डिस्क्वायर्ड रैश। थर्ड वन इज ओरल अल्सर, और उससे एक पहले फोटो सेंसिटिविटी लाइट। पहले इसके सारे स्किन के पढ़ लेते हैं। अच्छा, याद रखिएगा जो एसएलई के पेशेंट होते हैं ये बेचारे लाइट में नहीं जा सकते, ये लाइट में नहीं जाएंगे। रोशनी, सनलाइट इनके लिए ऐसे समझिए हेल है। अब इनको काउंसिल भी यही करना होता है। इनको बहुत ज्यादा फोटो सेंसिटिविटी, स्किन में जाते हैं इनको रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, एलर्जी होना शुरू हो जाती है, इनमें बहुत फोटो सेंसिटिविटी होती है, ये लाइट में नहीं जा सकते। और इनको बाद में काउंसिल भी यही करना होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट्स जो होती हैं वो आके इम्यून कम्प्लेक्स सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगी। ऑटोइम्यून जो सिस्टम था वो उसको एक्टिवेट कर देंगी और ऑर्गन डैमेज भी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, स्किन की चीजें भी सारी ज्यादा होना शुरू, डिजीज का फ्लेयर अप हो जाता है। इसलिए ऐसे डिजीजेस को सन ब्लॉक्स यूज करवाते हैं, सनस्क्रीन यूज कर, प्रोटेक्शन कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट लाइट पे ना जाए। तो फोटो सेंसिटिविटी भी एक क्राइटेरिया में है। उसके बाद जो 4th नंबर पे ओरल अल्सर, उसमें भी हो सकते हैं, ओरल फ्रेंजियल भी हो सकते हैं। ओरल अल्सर इज अ फीचर ऑफ एसएलई। अब देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका आगे जब आर्थराइटिस 5वां फीचर जो है वो आर्थराइटिस है। अब इस तरह के आर्थराइटिस और सारे फीचर रूमेटॉइड में भी थे, लेकिन उसमें हमने देखा था कि आर्थराइटिस तो एरूसिव होती है और इसमें नॉन एरूसिव होती है, एरूजन नहीं होगी, याद रखिएगा। और ओरल अल्सर भी एसएलई में है और आरए में नहीं होते। तो यहाँ से हम थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आर्थराइटिस, आर्थ्रल्जिया, जॉइंट्स पेन, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लेकिन नॉन एरूसिव होगी और ये फीचर है एसएलई का। नंबर 1 क्लिनिकल क्राइटेरिया इज मैलर रैश।
और डिस्क्वायर्ड रैश, फोटो सेंसिटिविटी, ओरल अल्सर एंड आर्थराइटिस। बच्चों याद रखिएगा, ये क्राइटेरिया के जो है, ये जो फीचर हैं, ये एक टाइम पे नहीं आते, ये डेकेड लेते हैं, ऐसा ऐसा आते हैं। और इसका ऑनसेट जो एसएल लिखा है वो मैं बताना भूल गया, वो 20 to 40, कोई कहीं लिखा हुआ है 20 to 30, 20 to 40 एज जो है पीक एज है। एसएल उसके बाद भी लेस लाइकली है, उससे पहले भी लेस लाइकली है। तो पीक एज इसकी 20 to 40 है, और इसी एज में डिफरेंट स्पैन के साथ ये फीचर आते हैं। कभी मैलर रैश हुए थे, कभी उसको जॉइंट पेन हुआ था, कभी उसको आर्थराइटिस और ओरल अल्सर हुए थे। इसी तरह ये हिस्ट्री में पूछना होता है, पहले तो नहीं हुए। ये नहीं है कि पेशेंट अभी आया तो आप कहें ये फीचर जी तो पहले का है, पूछना है कभी पहले तो नहीं हुए, क्योंकि इसके क्राइटेरिया डिफरेंट उस पे स्पैन पे आते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं 6th नंबर पे कि क्या क्राइटेरिया है, रीनल इन्वॉल्वमेंट। अगर हम इसको सबसे पहले, क्योंकि इससे भी पहले हम सीरोसाइटस ऊपर से शुरू करते हैं नीचे, तो इसी तरह हम ताकि भूले ना, सीरोसाइटस। अब मुझे ये बताएं, सीरोसाइटस में लंग्स इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, प्लूराइटिस पेन। मैंने पहले बताया था प्लूरल फिजन की बात बताते हुए, मैंने कहा था एसएलई प्लूरल फिजन करती है, आज पढ़ लिया। सीरोसाइटस पेरिकार्डियल एफ्यूजन भी होती है, पेरिकार्डाइटिस भी होती है, तो चेस्ट पेन भी हो सकता है, प्लूराइटिस प्लूरल पेन भी हो सकता है, फिब्रोसिंग एल्वोलाइटिस फिब्रोसिस भी कर सकती है एसएलई। अब चलते हैं सीरोसाइटस के अलावा 7वां है रीनल इन्वॉल्वमेंट। अब याद रखिएगा कि रीनल डिसऑर्डर कौन सा, हैवी प्रोटीन यूरिया होगा। इस तरह लगेगा जैसे कि बिल्कुल आपके सामने निफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट आ गया है। अब ये प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप जॉइंट्स पेन की प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन लूपस नेफ्राइटिस के साथ भी पेशेंट, एक दफा सिनेरियो भी आ चुका है यूएचएस में, उसने ये दिया कि पेशेंट आपका पफीनेस ऑफ फेस के साथ आया, उसके बाद पेशेंट को प्रोटीन यूरिया है, और पेशेंट को ओरल अल्सर की हिस्ट्री है, फोटो सेंसिटिविटी की। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? डायग्नोसिस इज लूपस नेफ्राइटिस। ओके, तो रीनल क्राइटेरिया में क्या क्या चीज होती है, प्रोटीन यूरिया, हीमाचूरिया भी हो सकता है, हैवी प्रोटीन यूरिया कितना होगा 0.5 ग्राम पर 24 आवर, 500 मिलीग्राम पर 24 आवर या 0.5 ग्राम। ये याद रखना, इतना प्रोटीन यूरिया है तो फिर हम इसको लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। और कास्ट होती है, कौन सी कास्ट? आरबीसी कास्ट हो सकती है, ग्रेनुलर कास्ट हो सकती है, तो ग्रेनुलर कास्ट होगी। और जो इसमें ब्लड भी हीमाचूरिया भी आ रहा है, बेसिकली इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। और कौन सी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है? एमसीक्यूज आता है, वो होती है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये एमसीक्यूज आता है, लिख लो अभी कि एसएलई के पेशेंट के अंदर डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, उसकी वजह से हीमाचूरिया होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, और पेशेंट को प्रोटीन यूरिया 0.5 ग्राम पर 24 आवर से ज्यादा होना चाहिए। ये है रीनल क्राइटेरिया। अब हम चलते हैं आगे, जो मेन डिस्कस करना है वो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, तो उसी में हो जाती है जो सीरोसाइटस थी। अब न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट सारे देख रहे हैं? हाँ जी, शाबाश, सारे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं आप लोग को देख रहा हूँ। कोई किसी को इशू होता है तो कमेंट करें। तो मैंने अभी एक क्राइटेरिया बताना था, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। 8 न्यूरो इन्वॉल्वमेंट, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? न्यूरो डिप्रेशन होगा, साइकोसिस होगा, एंजाइटी होगी, पेशेंट को फिट्स हो सकते हैं, सेरिब्राइटिस, मेनिंजाइटिस हो सकता है, लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। एसएलई के पेशेंट को भी मेनिंजाइटिस हो सकता है, उसको बोलते हैं लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस। इसके अलावा डिप्रेशन हो सकता है, साइकोसिस हो सकती है पेशेंट को। ये फर्स्ट टाइम सिम्टम्स भी हो सकते हैं, इवन कि आपकी लैब्स नॉर्मल होगी, ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो ये आपने इग्नोर नहीं करने हैं। एसएलई के पेशेंट में ये साइकोसिस, डिप्रेशन, सेरिब्राइटिस, फिट्स, सीजर और इसके अलावा जो मैंने मेनिंजाइटिस बताया, ये सारे फीचर हो सकते हैं। अब चलते हैं 9th है हीमाटोलॉजिकल क्राइटेरिया। हीमाटोलॉजिकल क्राइटेरिया, आप मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं? गुड।
हीमोटोलॉजिकल क्राइटेरिया, आप लोगों को पता है हीमोलिटिक ऑटो एंटीबॉडीज है, ऑटो एंटीबॉडीज इम्यून मीडिएटेड हीमोलिसिस होगी, ब्लड हीमोलिटिक एनीमिया होगा, एचबी कम हो जाएगी। आप 10 से एचबी कम होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन याद रखिए हीमोलिसिस की कोई और काज है तो फिर वो क्राइटेरिया में नहीं लेंगे, क्राइटेरिया में तब लेंगे जब कोम टेस्ट पॉजिटिव होगा। चले जी, एनीमिया हो गया, हीमोलिटिक एनीमिया HA, और क्या होगा, लीकोपीनिया 4000 से WBC कम होने चाहिए, लिम्फोपीनिया 1000 से लिम्फोसाइट कम होने चाहिए, एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 1 लाख से प्लेटलेट काउंट कम होना चाहिए। फिर हम कहेंगे हीमोटोलॉजिकल क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। क्या होगा, लीकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कितना हो, 1 लाख से कम हो, लीकोपिनिया 4000 से कम हो, और 10 से एचबी कम हो। ये सारे यानी पैनसाइटोपिनिया हो रहा है। अगर दूसरी लफ्जों में देखें तो SLE के पेशेंट में हीमोटोलॉजिकल क्राइटेरिया पूरा होने के ये 3 चीजें होनी चाहिए। रीनल के लिए ये बताई थी। अब चलते हैं 10वें, अब आ गए लैब्स, टेस्ट आ गए। जो क्लिनिकल फीचर देखने थे ये देखने हैं, पूछना है इसको रैश तो नहीं हुए, इसको ओरल अल्सर तो नहीं हुए, इसको फोटो सेंसिटिविटी तो नहीं है, इसके जोड़ों में दर्द तो नहीं होता, इसको रेनॉल्ड फिनोमी तो नहीं है, इसी तरह सीरोसाइटस, इसके कभी फेफड़ों में पानी, दिल में पानी तो नहीं पड़ गया था, इसी तरह रीनल इन्वॉल्वमेंट में प्रोटीन यूरिया के झाग तो नहीं बनती, या खून तो नहीं आता, या पफीनेस ऑफ फेस तो नहीं होगी। इसी तरह न्यूरोलॉजिकल और हीमोटोलॉजिकल फीचर वो एग्जामिनेशन से आपको हीमोटोलॉजिकल फीचर मिल जाएंगे और क्लिनिकल लेबोरेटरी के। अब टेस्टों की तरफ भी साथ साथ जा रहे हैं। कैसे, हमें प्रोटीन यूरिया डिटेक्ट किया यूरिन एनालिसिस करके, और ये हीमोटोलॉजिकल CBC करके। देखिए मैं साथ साथ ऐसे समझे टेस्ट भी बता रहा हूँ और साथ साथ हिस्ट्री के भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने ये याद रखने। 10वां है, वो भी लैब है, anti-dsDNA। इसलिए आगे जाके मुझे ये आप लोगों को लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा बताने के लिए टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया जिसको याद हो गया उसको समझे ऐसे SLE पूरी याद हो गई। अब चलते हैं anti-dsDNA, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA और एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। एंटी स्मिथ एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती है ये भी पॉजिटिव होती है। स्पेसिफिक टेस्ट है। व्हाट इज स्क्रीनिंग टेस्ट, वो 11 क्राइटेरिया में आता है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ANA। अब जहां भी SLE का नाम सुनेंगे वहां ANA सुनेंगे। यस, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कहते हैं इसलिए जिसको SLE है उसके लिए न्यूक्लियर बम का अटैक जो है उस पर नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके खिलाफ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज है। ऐसे फन है, बाकी कोई इसमें कोई सदाकत नहीं है। ANA पॉजिटिव, anti-dsDNA स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट इज ANA। ये MCQ आएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट इज ANA। 99% T1 के 100% में जो ड्रग इंड्यूस्ड है ना उसमें 100% है, वैसे जो है 99%। इसलिए और कंडीशन में भी पॉजिटिव होती है, इसलिए हम स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ जाते हैं। वो है एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA या एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। ओके जी, हमने 11 क्राइटेरिया पढ़ लिए। 11 में से 4 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, SLE हमारी डायग्नोसिस हो जाती है। तो आप अगर इन्वेस्टिगेशन को साथ साथ पढ़ते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन ये नहीं नजर आ रहा होगा ऊपर, ठीक है, यहाँ से मैं लिखता हूँ इन्वेस्टिगेशन। ये क्लिनिकल फीचर क्राइटेरिया 11 में से कोई 4 पूरे होने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन CBC में ये चीजें होंगी। इसी तरह कंप्लीट यूरिन एनालिसिस, उसमें आप देखेंगे प्रोटीन यूरिया और कास्ट को देखेंगे, और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में RFTs हैं, जैसे वो देख सकते हैं, कभी कभी हेपाटाइटिस होता है वो देख सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, ECG करवा सकते हैं, ये पेरिकार्डाइटिस। अच्छा, कार्डियक में एंडोकार्डाइटिस भी हो सकती है, उसको कहते हैं लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्शन नहीं होता लेकिन फिर भी इम्यून कम्प्लेक्स की वजह से वेजिटेशन हो जाती हैं, इसको बोलते हैं लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। बाकी इसमें मायोकार्डाइटिस भी हो सकती है। बाकी हम ANA करवाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट,
ANA पॉजिटिव होगा तो हम एंटी DS DNA करवाएंगे। एंटी स्मिथ ना भी कराएं, एक भी करा लें तो काफ़ी है। कभी कभी हमें डाउट होता है, मिक्स्ड फीचर होते हैं, यानी कि आगे कनेक्टिव टिश्यू डिजीज और भी पढ़ाऊंगा तो सबके मिक्स आ रहे होते हैं, तो फिर आपने एक ही दफ़ा एक टेस्ट भेजना होता है, उसका नाम बता रहा हूँ अभी। उसको कहते हैं ENA, एक्सट्रैक्टेड न्यूक्लियर एंटीजन। सारी एंटीबॉडीज आ जाएंगी, जितनी भी इस चैप्टर की एंटीबॉडीज पढ़ेंगे, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की पढ़ेंगे, डर्मेटोमायोसाइटिस की पढ़ेंगे, पोलीमायोसाइटिस की पढ़ेंगे, सब की एंटीबॉडीज दे देगा, वो स्क्रीन कर देगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसलिए इस टेस्ट को कहते हैं ENA, एक्सट्रैक्टेड न्यूक्लियर एंटीजन। ओके, आ गई। एक और टेस्ट है कंप्लीमेंट लेवल। वैसे ही अब ऑटो इम्यून कम्प्लेक्स बनते हैं तो कंप्लीमेंट जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कौन कौन से कम होते हैं ये याद रखना है, C3 एंड C4। लेकिन अब आप देख रहे हैं किसी पेशेंट के कंप्लीमेंट लेवल कम है, इट मीन्स कि उसको एक्टिव SLE है। लो कभी कभी ये जेनेटिकली इसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, इसलिए अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली को भी स्क्रीन करना होता है जिसमें C3 C4 कम आ रहा हो। जरूरी नहीं है कि उसको SLE है। और इस तरह ESR जो एक्टिव जब डिजीज होगी, ESR ज्यादा होगी। लिम्फोपीनिया इज अ इंडिकेटर ऑफ एक्टिव डिजीज, ESR इज इंडिकेटर ऑफ एक्टिव डिजीज। ठीक है, CRP ज्यादा नहीं होती। अगर कोई एग्जिस्टिंग सीरोसाइटिस या इन्फेक्शन है तो CRP ज्यादा होगी, अदरवाइज CRP नॉर्मल होती है। अब है ये टेस्टों की लिस्ट जो SLE के पेशेंट के अंदर हम करते हैं। ये है क्लिनिकल जजमेंट और साथ में इन्वेस्टिगेशन, ये है इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट। अब इनमें से कोई आपको कहीं भी इशू हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब पेशेंट की डिजीज मॉनिटरिंग के लिए कौन सा टेस्ट करवाएंगे, एंटी-DS DNA। पेशेंट एक्टिव डिजीज में कौन सी चीज बढ़ जाएगी, ESR। ओके, स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, ANA। कन्फर्मेटरी स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है, एंटी-DS DNA, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। रीनल इन्वायरमेंट है तो 100% चांसेस है कि एंटी स्मिथ एंटीबॉडी पॉजिटिव हो। अब एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज होती है वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पहले मैं मैनेजमेंट बताऊंगा, फिर ड्रग इंड्यूस्ड, ये बताता ही चलूँ। अच्छा, ये जो फीचर है ये ऑटो इम्यून डिजीज के फीचर है। जो SLE ड्रग इंड्यूस SLE भी होती है। कभी कभी आपको जब ड्रग्स पढ़ाते, जैसे एसोनाजिड पढ़ाई थी, हमने कहा था ये SLE करती है। प्रोकेनामाइड, हेड्रेलाजीन, एसोनाजिड, ये जो है ड्रग्स, मेनोसेक्लिन जो मेनोडर्म के नाम से आती थी पहले, ये यूज करते थे एक्ने वगैरह के लिए। ये मेनोसेक्लिन, एसोनाजिड, प्रोकेनामाइड, हेड्रेलाजीन, ये सारी ड्रग SLE करती हैं। इस SLE को बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड SLE। इसमें भी ANA पॉजिटिव होता है, एंटी-DS DNA पॉजिटिव होता। इसमें एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं। एंटी हिस्टोन ऑटो इम्यून में कौन सी होगी, एंटी-DS DNA। ये डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। और इसमें एंटी हिस्टोन। और डिफरेंस कौन सा होगा, ये स्किन और जॉइंट्स तक ही रहती है, मौजूद रहती है, ये डीपली नहीं जाती। यानी कि ये लूपस नेफ्राइटिस और सेरिब्राइटिस न्यूरोलॉजिकल फीचर एंड नेफ्रोलॉजिकल फीचर आर लेस लाइकली इन ड्रग इंड्यूस। ड्रग इंड्यूस में स्किन और उसके मस्कुलोस्केलेटल फीचर्स ही होते हैं ज्यादा। और फाइंडिंग ड्रग को हटाएंगे तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये है डिफरेंस with the autoimmune SLE and drug induced SLE। अब चलते हैं हम मैनेजमेंट की तरफ। लास्ट चीज हमारी SLE की मैनेजमेंट जो हमने डिजीजेस पहले पढ़ी है, वही ड्रग्स हैं जो ऑटोइम्यून में आप बार बार पढ़ते हैं। इसको हम कैटेगराइज, पेशेंट को एजुकेट करना है, नेचर ऑफ डिजीज के बारे में बताना है, उसको कहना है कि ये लाइट में ना जाए। लाइट उसके लिए ऐसे समझिए कि बस उसके जो है सिस्टम, क्योंकि ऑटोइम्यून कम्प्लेक्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे और ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, इसलिए उसको पहले प्रिवेंट करना है। भाई आपने लाइट में नहीं जाना, जाना है तो सन ब्लॉक्स यूज करने, एक्सपायर मिनिमम हो उस पेशेंट का। अब चलते हैं मैनेजमेंट की तरफ। SLE की मैनेजमेंट,
नंबर 1, अगर माइल्ड डिजीज है, मॉडरेट डिजीज है, तो हम क्या देते हैं? हम एनाल्जेसिक देंगे पेशेंट को। क्या देंगे? एनाल्जेसिक, जैसे कि पैरासीटामोल है। हम इनसेड दे सकते हैं, इनसेड जो पहले भी पढ़े हमने। हम इसके अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हैं, HCQ। लेकिन याद रखिएगा ये 3 चीज़ें तो कॉमनली प्रेस्क्राइब करते हैं हम। इसके अलावा ग्लूकोकार्टिकाइड भी हमें ज़रूरत पड़ते हैं। प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन आप सुन रहे हैं सारे? किसी को कोई इशू तो नहीं है? प्रेडनिसोलोन हम देते हैं 5 to 20 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, प्रेडनिसोलोन। इसके अलावा कभी कभी हमें दूसरी ड्रग ऑटो इम्यून जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं, जैसे कि मीथोट्रिक्सेट है या एजाथैप्रिन है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्किन माइल्ड मॉडरेट डिजीज होती कौन सी है? विच इज़ लिमिटेड टू द स्किन एंड जॉइंट्स, जॉइंट्स के ऊपर है, या स्किन की डिजीज है, डिजीज कहते हैं। ये रिस्पॉन्स करती है। सन ब्लॉक्स यूज़ करें और लाइट पे ना जाएं, अल्ट्रावायलेट लाइट से बचें, इनसेट यूज़ करें, HCQ, प्रेडनिसोलोन, तो ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जब आइए आगे चलते हैं सीवियर डिजीज की तरफ। माइल्ड तो चलो हैंडल हो ही जाती है, लेकिन माइल्ड वाला पिक करना, डिजीज़ को पहले डायग्नोज करना, फिजिशियन का काम यही है कि ये नहीं है कि उसके आंखें सूजी हुई हैं जाके फिर उसको पता चले कि SLE है। वो भाई टाइमली पता चल जाना चाहिए। जॉइंट्स पेन के साथ बार बार पेशेंट आ रहा है तो उसका ANA करवाएं, फीमेल पेशेंट है, यस, अच्छा जी, क्योंकि क्राइटेरिया पूरा होने में तो टाइम लगता है। कहीं ये ना हो कि रीनल क्राइटेरिया पूरा हो जाए और प्रोग्नोस्टिक जो करेक्टर है वो रीनल ही है। जब रीनल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो बैड प्रोग्नोस्टिक। बाकी जो कंडीशन है उनमें उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है बाकी, लेकिन जब CNS इन्वॉल्वमेंट हो जाए या रीनल हो जाए, लेकिन मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्शन जो है, काज ऑफ डेथ जो है वो इन्फेक्शन ही होते हैं, क्योंकि इनके सिस्टम कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम। और इसके अलावा ये पेशेंट जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी ज़्यादा होती हैं। एक तो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम इनके साथ हो सकता है, इसलिए वारफ्रीन लाइफ लॉन्ग देनी होती है। या फिर यह है कि वास्कुलाइटिस होती है, इसमें थ्रोम्बोसिस के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इस पेशेंट में कार्डियोवैस्कुलर, इसलिए हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और रिस्क फैक्टर भी देखने होते हैं आप लोगों ने। अब चलते हैं हम सीवियर और लीथल डिजीज पे, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज पे। नंबर 2 इज लाइफ थ्रेटनिंग सीवियर डिजीज। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, लाइफ थ्रेटनिंग क्या देते हैं? अब हम देते हैं इंजेक्टेबल ड्रग्स। जब लाइफ थ्रेटनिंग होगी कब? जब रीनल इन्वॉल्वमेंट होगी। तो हम एक तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं जो सोलोमेड्रोल के नाम से आती है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन ये देनी है 10 मिलीग्राम पर kg IV देनी है, ठीक है, पर डे 10 मिलीग्राम पर kg पर डे मिथाइल ब्रेड, और इसके साथ साइक्लोफॉस्फेमाइड देनी है, साइक्लोफॉस्फेमाइड ये 15 मिलीग्राम पर kg IV देनी है, ठीक है। ये 2 ड्रग्स, इसको कहते हैं पल्स थेरापी। ये आपने पल्स थेरापी देनी है जब सीवियर डिजीज हो, रीनल इन्वॉल्वमेंट हो या फिर आपकी CNS इन्वॉल्वमेंट हो, तो तब आप लोगों ने देनी है। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में ये आप लोगों को पल्स थेरापी देनी कैसे कैसे है ये मैंने बतानी है। 2 to 3 वीकली देनी है, 2 to 3 वीकली, और 6 साइकिल टोटल देने हैं। कम से कम 3 महीने का कोर्स होगा, ऐसे समझे कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन लगाना है, साइक्लोफॉस्फेमाइड भी देना है हर 2 हफ्ते बाद, ऐसे समझे महीने में 2 दफ़ा, टोटल 6 साइकिल होने चाहिए। तो लेकिन याद रखिएगा जो साइक्लोफॉस्फेमाइड इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये क्या कर सकती है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस कर सकती है, इसलिए पेशेंट को हीमोचूरिया शुरू हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम पेशेंट की हाइड्रेशन अच्छी करें या मेसना प्रिस्क्राइब करें, जो कि इसको यूरोटॉक्सिक ड्रग्स में डिफरेंट उसके मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करके रिलीज़ कर देगा मेसना, हाइड्रेशन या मेसना। इसके अलावा ये प्रीमेच्योर मेनोपॉज करती है, और ये जो स्पर्मिया भी करती है साइक्लोफॉस्फेमाइड। जो जिनको प्रेगनेंसी की ख्वाहिश है वो क्या करेंगे, क्योंकि ये यंग एज में होती है, वो साइक्लोफॉस्फेमाइड देने से पहले पेशेंट, फीमेल पेशेंट का ओवम भी ले लें, और मेल का, अगर मेल पेशेंट है तो उसका स्पर्म भी पहले ले लें, इसको प्रेस्क्राइब करने से पहले।
लेकिन याद रखिएगा कि ये पल्स थेरेपी देते हैं, इंजेक्टेबल होती है, महंगी है, हमने इसको रिप्लेस कर दें अगर साइक्लोफॉस्फेमाइड को विद द मैकोफिनोलेट, जो कि माइल्ड में भी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दे सकते थे, मैकोफिनोलेट मोफिटिल, जो कि MMF भी कहते हैं, मैकोफिनोलेट, वो 2 to 3 ग्राम में जो मेंटेनेंस डोज है उसकी, वो प्रेस्क्राइब कर दें, उसके भी इक्वल रिजल्ट है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी कम है। रीनल डिजीज में वो भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, वो कौन सी है? MMF। अच्छा, R2 एंटीबॉडीज भी आ गए बेमेलीबुवेर, लेकिन उसके अभी ट्रायल चल रहे हैं, वो उसके बेटर रिजल्ट है, साइड इफेक्ट भी नहीं है। एक और एंटीबॉडी है रिटक्सीमैब, ये सिलेक्टेड पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं, हार्मनी रोटोक्सा के नाम से आती है, और इसके प्रेस्क्राइब करने से पहले एक प्रोटोकॉल भी यूज करना होता है। तो रिटक्सीमैब भी हम दे सकते हैं सिलेक्टेड पेशेंट के अंदर, लेकिन अभी भी इसके भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। तो हम सीवियर डिजीज में मिथाइल प्रेडनिसोलोन 10 मिलीग्राम, साइक्लोफॉस्फेमाइड 15 मिलीग्राम पर केजी IV 2 to 3 वीकली देंगे, और 6 साइकिल टोटली MMF दे सकते हैं, टक्सीमैब दे सकते हैं, बेमेलीबुवेर दे सकते हैं। ये था लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का ट्रीटमेंट। अब चलते हैं हम मेंटेनेंस थेरेपी, लास्ट चीज जो है। अच्छा जी, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज अगर है तो आपने जो मैंने बताई है कंडीशन, रीनल है और न्यूरोलॉजिकल है, तो लाइफ थ्रेटनिंग है। अब चलते हैं मेंटेनेंस थेरेपी, आखिरी चीज मेंटेनेंस थेरेपी। अच्छा, जो स्टीरॉयड है वो तो चल रहे हैं। नंबर 1 स्टीरॉयड्स की डोज जो है वो जब शुरू करेंगे 50 to 60 मिलीग्राम होगी, 40 to 60 मिलीग्राम पर डे होगी, लेकिन इसको टेपर ऑफ करके 10 to 15 मिलीग्राम पर डे पे ले जाना है। ओके, हमारा गोल यही होना चाहिए कि हम पेशेंट को जल्दी रिमिशन में डालें, लोएस्ट डोज ऑफ ग्लूकोकार्टिकाइड एंड लोएस्ट डोज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम पेशेंट को किसी तरह रिमिशन में डालें, यानी कि दोबारा उसको फ्लेयर ना हो। अगर बार बार फ्लेयर हुए ऐसे लीके तो वो पेशेंट आपके हाथ से चला जाता है। तो हमने रिमिशन इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टीरॉयड देने हैं 40 to 60 मिलीग्राम, और 10 to 15 मिलीग्राम पे इसको 3 मंथ के अंदर अंदर टेपर ऑफ करनी है। इवन इससे भी कम डोज यानी 5 मिलीग्राम पे ले जाएं। और मेंटेनेंस थेरेपी में कौन कौन सी दे सकते हैं ड्रग? एजाथायोप्रिन, इमरान के नाम से आती है, एजाथायोप्रिन। इसकी डोज कितनी है? 2.5 to 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते हैं। ओके, और इसके अलावा हम ये MMF जो अभी मैकोफिनोलेट कही थी, ये भी दे सकते हैं। इसकी डोज है 2 to 3 ग्राम पर डे, 2 to 3 ग्राम पर डे। हम मिथोट्रिक्सेट क्यों नहीं दे सकते? सेटोट्रिक्सेट, मिथोट्रिक्सेट भी दे सकते हैं। मेंटेनेंस थेरेपी पे हम इसको देंगे 10 to 15 मिलीग्राम पर डे, 10 to 25 मिलीग्राम पर डे ये भी दे सकते हैं। अब है ये मेंटेनेंस थेरेपी, एक स्टीरॉयड और साथ में कोई एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। ये है इम्यूनोसप्रेसेंट, ये स्टीरॉयड प्रेडनिसोलोन। आप इम्यूनोसप्रेसेंट एजाथायोप्रिन चुन सकते हैं, आप लोगों की अपनी विश के मुताबिक। MMF चूज कर सकते हैं, मिथोट्रिक्सेट चूज कर सकते हैं। इनकी डोजेस भी मैंने बता दिए। ये कंटिन्यू रखें और पेशेंट को कहें कि जब इन्फेक्शन होती है या फ्लेयर है, पेशेंट स्टीरॉयड की डोज बढ़ा दे। ओके, और अपना स्टीरॉयड कार्ड यूज करें, और उसके अलावा पेशेंट अब्रप्टली स्टीरॉयड्स को ना छोड़े। और ये जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है ये यूज कर रहे हैं, अगर उसको सोर थ्रोट वगैरह होता है तो अपनी CBC कराए, क्योंकि कभी कभी पैनसेटोपिनिया ड्रग से भी साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो ये था, इट्स ऑल अबाउट SLE। अगर कोई आप लोगों को क्यूरी है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।